सर्वेभ्य नमो नमः। प्यारे बच्चों, आज जो हमारा कॉमन एनुअल एग्ज़ाम है संस्कृत का कक्षा 7 का, उसका पेपर है, उसको हम सोल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम आते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। प्रश्न नंबर 1 में है अपठित अवबोधन, बिना पढ़ा हुआ पैराग्राफ। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत, दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। भारतवर्षस्य प्रसिद्धा पवित्रतमा च नदी भागीरथी वर्तते। भारत की सबसे प्रसिद्ध और पवित्र नदी है वो भागीरथी है। इयम नदी हिमालयात गोमुखात उत्पद्यते, यह नदी हिमालय के गोमुख से उत्पन्न होती है, यानी वहाँ से निकलती है। अस्या जलम अतीव पवित्रम मन्यते, ही इसका जल है वो बहुत ही पवित्र माना जाता है। अस्या तीरे विविधानि नगराणि सन्ति, इसके किनारे पर विविध नगर हैं। तेसु हरिद्वारम वाराणसी च प्रसिद्धे, और उनमें हरिद्वार और वाराणसी प्रसिद्ध है। राज्ञे भागीरथस्य तपः प्रभावेण इयम नदी भूमिम आगतः, राज्ञे यानी राजा, राजा भागीरथ के तप के प्रभाव से यह नदी भूमि पर आई। अतः एसाम भागीरथी कथ्यते, इसलिए इसका नाम भागीरथी हो गया, यानी भागीरथी कहा जाता है। कृषका अस्या वारिणाम क्षेत्रम सिंचन्ति, किसान हैं वो इसके वारिणाम जल से क्षेत्रम खेतों को सिंचन्ति सींचते हैं। जनाः लोग श्रद्धा से अत्र आगत्य, यहाँ आकर स्नानम कुर्वन्ति, स्नान करते हैं। येन तेषां पापक्षय भवति, जिनसे इनका पाप कम होता है। अब देखिए प्रश्न पर आते हैं। कस्य पवित्रतमा नदी भागीरथी वर्तते, तो कस्य की जगह क्या आ जाएगा, भारतवर्षस्य। फिर है का हिमालयात गोमुखात उत्पद्यते, तो भागीरथी। अस्या एकस्य प्रसिद्ध तीर्थस्थलस्य नाम लिखत, तो वाराणसी और हरिद्वारम। के अस्या वारिणा क्षेत्रम सिंचन्ति, तो के की जगह आ जाएगा कृषकाः। फिर है पूर्ण वाक्येन उत्तरतः है, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। कस्या तीरे नगराणि सन्ति, किसके किनारे पर नगर हैं, तो भागीरथी नद्या तीरे नगराणि सन्ति, ही पूरा लाइन लिख देंगे हम। कस्य तपः प्रभावेण इयम नदी भूमिम आगतः, तो कस्य की जगह कर देंगे भागीरथस्य। भागीरथस्य तपः प्रभावेण इयम नदी भूमि में आगतः। अब देखो ई वाला, राज्ञः इति पदे का विभक्ति प्रयुक्तः, राज्ञः तो इसमें षष्ठी विभक्ति है। भागीरथी हिमालयात उत्पद्यते, तो कर्तृपद पूछा है, कर्तृपद होता है कर्ता, तो कर्ता है भागीरथी। फिर है अस्या जलम अतीव पवित्र मन्यते, अव्यय पदम, तो अव्यय पदम हो जाएगा अतीव। अब है अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्त शीर्षक लिखत, संस्कृतेन लिखत, इसका शीर्षक लिखना है, तो हमें शीर्षक का मतलब इसका नाम लिखना है, तो आप भागीरथी कर दोगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा, भागीरथी नदी। फिर देखिए खंड ख में दिया गया है, चित्रम दृष्ट्वा मंजुषातः पदानि चित्वा चत्वारि वाक्यानि लिखत, 4 वाक्य लिखने हैं। तो आपको बताया गया है कि सबसे पहले आपको लिखना है इदम चित्रम मनोरमम अस्ति, अत्र आपणस्य वर्णनम् अस्ति, अत्र जनाः सन्ति, अत्र बालकाः सन्ति, अत्र अनेकानि फलानि सन्ति। देखो ये बहुत सारे मंजूषा के शब्द हैं, इनका प्रयोग करते हुए आप बहुत वाक्य बना सकते हो। केचन जनाः वार्तालापं कुर्वन्ति, अत्र सेवफलानि सन्ति, बहवः जनाः आगच्छन्ति, केचन जनाः फलानि क्रीणन्ति। तो आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं आराम से, लेकिन ये तो आपको 4 ही वाक्य बनाने थे और 8 नंबर का था, आपने सबने बहुत अच्छा किया होगा। या फिर आपको मम पुस्तकालय इति विषयम अधिकृत्य 5 वाक्यानि लिखत, या तो इसको आधार मान के आपको 5 वाक्य लिखने थे, यानी मम पुस्तकालय पर 5 लाइनें लिखनी थी कि मम विद्यालये एकः पुस्तकालयः अस्ति, तत्र अनेकः पुस्तकानि सन्ति, अनेकानि पुस्तकानि सन्ति, तत्र अहम पठामि। तो ऐसे बहुत सारे वाक्य हो सकते हैं, आप आराम से कर सकते हैं। मम पुस्तकालय आकारः
बृहत अस्ति ही की पुस्तकालय है वो बड़ा है ना। तत्र कथा पुस्तकानि अपि सन्ति, वहाँ पे कहानियों की पुस्तकें भी हैं, है ना। तत्र धार्मिक पुस्तकाः अपि सन्ति, वहाँ पर धार्मिक पुस्तकें भी हैं। तो ये ऐसे बहुत सारे वाक्य, आराम से आप छोटे छोटे वाक्य बना सकते थे, लेकिन आपने चित्र वर्णन वाला कर दिया होगा, तो वो भी आपका बिल्कुल ठीक है। अब प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। पदानाम मेलनम कृत्वा वाक्य रचनाम कुरुत, पदों का मेल करते हुए वाक्य रचना कीजिए। अब देखो, सबसे पहले है वयम। अब वयम यहाँ पे दिया गया है, तो इसकी क्रिया क्या होगी? पचामह। तो क्या पचाते हैं हम सब? क्या पचाते हैं? तो भोजन। तो इसको कर दिया वयम भोजनम पचामह। फिर है यूयम। यूयम के साथ कौन सी क्रिया आएगी? क्रीडत आएगी। तो हम सब, तुम सब खेलते हो। तुम सब क्या खेलते हो? पाद कंदुकेन, बॉल से खेलते हो, फुटबॉल से खेलते हो। फिर है ते के साथ क्या आएगा? गच्छन्ति। तो वे सब कहाँ जाते हैं? आपणम। ते आपणम गच्छन्ति। फिर बच गया क्या? महिला फलम और खादती, महिला फलम खादती। इस प्रकार ये वाक्य बन गए। अब प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। उचित शब्द रूपाणी चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। तो देखो, यहाँ पर खादते दिया हुआ है, फलम खादते, ये द्विवचन की क्रिया, खादती खादते। यदि खादती आता है तो बालक कर देते, खादते है तो बालकौ। फिर गच्छती है तो सीता कर दिया, गच्छते होता तो सीते करते हैं। फिर है क्रीडंती, क्रीडंती है तो ते कर दिया। फिर पठंती, पठंती है तो ता कर दिया। अब देखिए, उपसर्ग आधारित शब्दान संयोज्य विभिज्य व लिखत। उपसर्गों को या तो जोड़ना है या फिर अलग करना है। तो अनुयोगधन गच्छती है तो एक साथ हो जाएगा अनुगच्छति। अनुभवती है तो अनु और भवती। आचार्य है तो आ और चारः। संयोग है तो संयोग। प्रचार है पर और चार है तो प्रचार। अब देखिए प्रश्न नंबर 6। मंजूषातः अंकानाम कृते पदानि चिनुतः। मंजूषा से अंक जो दिए गए हैं उनको चुनकर लिखना है। तो आपको ये तो बिना देखे भी आप आराम से कर सकते हो। 12 को कहेंगे द्वादश, 17 को कहेंगे सप्तदश, 9 को कहेंगे नव, 15 को कहेंगे पंचदश और 5 को कहेंगे पंच। अब प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं। अधोलिखितानां शब्दानां कृते मंजूषातः चित्वा अव्यय पदम लिखत। अव्यय पद लिखना है, यानी इसको संस्कृत पदम लिखत, संस्कृत पद लिखना है। जैसे तालाब, तालाब को संस्कृत में क्या कहेंगे? तो तालाब को संस्कृत में कहेंगे सरह, ये सरह है। फिर है खिड़कियाँ, खिड़कियाँ को कहेंगे गवाक्षः। फिर है जलता है को कहेंगे तपते। फिर आरंभ किया को प्रारब्धवंती। फिर झूठ को कहेंगे अनृतम। अब देखिए प्रश्न नंबर 8। उचित धातु रूपाणी चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित धातु रूप को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो स दिया हुआ है, स के साथ क्या आएगा? गच्छति आएगा। आवाम, आवाम के साथ खादावा। ता के साथ खादंती। मयूरा बहुवचन है तो नृत्यंती ही। अब देखो, खंड घ में दिया है पठित अवबोधनम, पढ़ा हुआ पैराग्राफ। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा, नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़कर प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। इयं महती आवश्यकता वर्तते यत् एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन रिध्येन बंधुताया व्यवहारं कुर्यात्। इयं महती आवश्यकता वर्तते, अब बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है कि एक देश दूसरे देश के साथ निर्मल हृदय से और बंधुता से व्यवहार करे। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी ही, विश्व के लोगों में यह भावना बहुत ही आवश्यक हो गई है। ततः विकसितयो देशियों मध्ये स्वस्थो स्पर्धा भविष्यन्ति। इसलिए विकसित और विकसित देशों के बीच में एक अच्छी और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो जाएगी। सर्वे देशाः ज्ञान विज्ञानयो क्षेत्रे मैत्री भावना सहयोगेन च समृद्धि प्राप्तुं समर्थाः भविष्यन्ति ही, जिससे ज्ञान विज्ञान और मैत्री भावना के सहयोग से समृद्धि का विकास होगा।
सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश है वो सभी जगह समान रूप से फैलता है। प्रकृति सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति। प्रकृति है वो सभी जगह समत्व भाव से व्यवहार करती है। तस्मात् अस्माभिः सर्वैः परस्परं वैरभावम् अपहाय विश्वबन्धुत्वं स्थानीयम्। तस्मात् जिसमें अस्माभिः हमारे सर्वे सभी परस्पर आपस में वैर भाव को अपहाय छोड़ करके विश्व बंधुत्वम स्थापनीय विश्व बंधुत्व स्थापित करते हैं। अब देखिए प्रश्न में क्या दे रहा है कि एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर दीजिए। कस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी, तो विश्वस्य आ जाएगा। केषु इयं भावना आवश्यकी, जनेषु। फिर पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः कुत्र समान रूपेण प्रसरति, तो सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। आपको पूरा वाक्य लिखना है। फिर है के ज्ञान विज्ञानियो क्षेत्रे है मैत्री भावना सहयोगेन च स्मृतिं प्राप्तुं स्मृता भविष्यन्ति। तो के की जगह आ जाएगा सर्वे देशा। सर्वे देशा ज्ञान विज्ञानियो क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च स्मृति प्राप्तुं स्मृता भविष्यन्ति। फिर है इयं महती आवश्यकता वर्तते। अत्र क्रियापदम किम, तो क्रियापद क्या हो जाएगा, वर्तते। फिर है देशः बंधुताया व्यवहारः कुर्यात्। कर्तृपदम किम, कर्ता। कर्ता क्या है, तो कर्ता क्या हो जाएगा, देश। फिर है सूर्यस्य प्रकाशः सर्वत्र प्रसरति। अव्यय पदम किम, तो अव्यय पद क्या हो जाएगा, सर्वत्र। प्रश्न नंबर 10 देखिए। अधोलिखितं पद्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। केयूरान् विभूषयन्ति पुरुषं हारान् चन्द्रोज्ज्वलः। न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजा। वान्नेकाशमलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते। क्षीयन्ते अखिलभूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। यानी जो केयूराणी न विभूषयन्ति, जो भी केयूर आभूषण है वो कभी भी विभूषित नहीं होते हैं मनुष्य के। पुरुष हारान चंद्रोज्ज्वला। न हार न आदि ऐसी कोई भी वस्तु है वो आपको अलंकृत नहीं करती है। सिर्फ क्या अलंकृत करती है, वाण ने कहा। वाणी ही एक ऐसा आभूषण है जो पुरुषों को, मनुष्य को क्या करती है, अलंकृत करती है। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, सभी भूषण तो नष्ट हो जाते हैं। सततम वाग भूषणम भूषणम, लेकिन वाणी ऐसा आभूषण है जो निरंतर चलता है। एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर दीजिए। सततम भूषणम किमस्ति, तो सततम भूषणम वाग्भूषणम अस्ति। का पुरुषम समलंकरोति, तो वाणी। अब प्रश्न नंबर आपे। पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। के न पुरुषम विभूषयन्ति, तो केयूराः न पुरुषम विभूषयन्ति। कीदृशी वाणी पुरुषम समलंकरोति, तो संस्कृता वाणी पुरुषम समलंकरोति। फिर है निर्देश अनुसार उत्तर, उत्तरतः निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। एकाह वाणी पुरुषम समलंकरोति। कर्तृपदम किम, यानी कर्ता पूछा है तो क्या हो जाएगा, एका वाणी या वाणी। फिर है अखिल भूषणानि क्षीयन्ते। क्रियापद, क्रियापद है क्षीयन्ते है। फिर है अव्यय पद पूछा है। केयूरा पुरुषम न, तो न क्या हो जाएगा, अव्यय पद हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 11 में क्या दिया गया है। अधोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा, नीचे दिए गई नाट्यांश को पढ़कर प्रदत्त उत्प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। डेविड कह रहा है ध्वजस्य ऊपरी स्थित केसर वर्ण है त्यागस्य उत्साहस्य च सूचक है। ध्वज के ऊपर जो केसरिया रंग है वो त्याग और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थितः श्वेत वर्ण है सात्विकताया सूचिताया च द्योतक है।
और बीच में जो सफ़ेद रंग है वो सात्विकता का सूचक है। अधः स्थित हरित वर्ण है वसुंधराया सुषमाया उर्वरकताया चैधोतक है, और नीचे हरे रंग का जो रंग है वो पृथ्वी की सुषमता का और उर्वरकता का द्योतक है। तो तेजिंदर कह रहा है शुचे हे शुचे ध्वजस्य मध्ये एकः नीलवर्णः चक्रः वर्तते है, ध्वज के बीच में एक नीला रंग भी है। तो शुचि कह रही है आम आम हाँ हाँ इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इसे अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकः, और ये अशोक चक्र है वो प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। सारनाथेः अशोक स्तंभः अस्ति, सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतत् गृहीतव्ये, ये यहीं वहीं से लिया गया है। प्रणवः, प्रणव कह रहा है अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशतिः अरा सन्ति, इसके अंतर्गत चतुर्विंशति 24 अरा यानी तिल्लियाँ संति हैं, यानी इसके अंदर 24 लाइनें हैं अशोक चक्र के अंदर। अब देखिए एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर देना है। कस्य उपरि स्थित केशर वर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः, तो ध्वजस्य। चक्रे कति अरा सन्ति, चतुर्विंशति अरा सन्ति। अब देखिए पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। ध्वजस्य मध्ये नीलवर्णः चक्रम कस्य द्योतकः, तो प्रगते च न्यायस्य द्योत प्रवर्तकः। फिर है कुत्र अशोक स्तंभः अस्ति, तो सारनाथे अशोक स्तंभः अस्ति, पूरी लाइन लिखनी है। निर्देशानुसार उत्तरतः, निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। ध्वजस्य इति पदे विभक्ति का, तो ध्वजस्य में कौन सी विभक्ति है, षष्ठी, रामस्य में षष्ठी। इदम अशोक चक्रः कथ्यते है, अत्र क्रियापदम, क्रियापदम हो जाएगा कथ्यते है। अब है केशर वर्ण है त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः, अत्र अव्यय पदम किम, तो अव्यय पदम हो जाएगा च, यहाँ पर अव्यय पद है। अब प्रश्न नंबर 12 देखिए। अधोलिखितम वाक्येषु, नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, नीचे लिए गए वाक्य में जो अंडरलाइन लगी हुई है उसको आधार मानकर प्रश्न निर्माण कीजिए। तो इसमें देखिए पहला है आद्य स्वतंत्रता दिवसः अस्ति, आज स्वतंत्रता दिवस है। तो प्रश्न बनाएंगे तो क्या क्या करेंगे हम, आज क्या मतलब आद्य गणतंत्रता दिवस अस्ति, तो कदा अस्ति, कब है, तो इसमें क्या कर देंगे कदा आ जाएगा, कदा। प्रातः स्वरम स्मरेत, तो ईश्वरम की जगह आ जाएगा कम। फिर है श्रीकंठस्य भवने चत्वारिंशत् स्तंभः, तो चत्वारिंशत् की जगह हो जाएगा कति। फिर है पंडित रमाबाई सरस्वती इति उपाधिना विभूषिता, तो पंडित रमाबाई की जगह आ जाएगा का। तो इस प्रकार प्रश्न निर्माण हो गया। अंतिम प्रश्न है पाठ्य पुस्तकात् कंठस्य श्लोक द्वयम लिखत, कोई भी आप अपनी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है उससे 2 श्लोक लिखना है, यानी आपको 2 श्लोक कहीं से भी लिख देना है। तो आपको मैंने बहुत बार सुभाषित आने के श्लोक याद करवाए हैं, वो आप आराम से इसमें लिख सकते हैं। जैसे पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मुड्ढै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते प्रियवाक्ये प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव हि वक्तव्यं वचनेः का दरिद्रताः। ये ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं जो सुभाषितानी में दिए गए हैं, आप कोई भी 2 श्लोक यहाँ पर लिख सकते हैं। ये हमारा प्रश्न पत्र था। इस प्रश्न पत्र से संबंधित कोई भी प्रश्न आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।